अब हम चलते हैं किस पर, हमारी अगली खबर पर, जिस पर सबकी नजर है। आप फोटो सामने देख रहे हो और बात होगी किस पर, इंडिया मालदीव्स कंट्रोवर्सी पर, भारत मालदीव के विवाद पर। तो अब हम चर्चा करेंगे हर एक एस्पेक्ट, हर एक डायमेंशन कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके मैं आप सबको समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से उस चीज को समझिएगा आप सब लोग, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए, ठीक है भाई। लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट है और जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो एक तरीके का कैंपेन चला रही है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जितने भी पर्यटक स्थल हैं, उन सबको प्रमोट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है भाई। हमारा देश, हमारे जगहें हैं, हमारे प्लेसेस हैं, अगर हम नहीं प्रमोट करेंगे तो कौन दूसरा करेगा। अब पीएम मोदी लक्षद्वीप विजिट करते हैं, वो लक्षद्वीप में जाकर के कुछ फोटोज क्लिक करते हैं और उन फोटोज को वो अपलोड कर देते हैं किस पर, ट्विटर, जिसे हम एक्स भी कहते हैं, उस पर उन्होंने अपलोड कर दिया, ठीक है। उन्होंने बताया कि देखो भाई हमारा लक्षद्वीप कितना खूबसूरत है, लोगों को यहां पर आना चाहिए, ठीक। अब अगर आप तार्किक रूप से लॉजिकली सोचेंगे तो इस बात में कोई गलत चीज नहीं थी, बट दिक्कत कहां से हुई कि पीएम मोदी के ट्वीट पर मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है, मालदीव की जो सरकार है, वहां के कुछ मंत्रियों ने क्या करना शुरू किया, कमेंट्स करना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया है ना, उन्होंने कमेंट्स करना शुरू कर दिए। कुछ ने कहा कि भाई देखिए आप लक्षद्वीप को मालदीव से कंपेयर कर रहे हैं, मालदीव्स बहुत अच्छा है, ठीक। और कुछ इस लिमिट को भी क्रॉस कर गए और उन्होंने पीएम मोदी को लेकर के डेरोगेटरी रिमार्क्स अपने पोस्ट में डाल दिए, अभद्र टिप्पणियां कर दी, ठीक। अब ये तो हुआ कि ये मुद्दा आखिर चला कहां से, ठीक है, ये मुद्दा आखिर चला कहां से, ओके। अब बढ़ते हैं इसमें आगे। देखो, जहां तक बात है सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चलता रहता है, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ होता रहता है। कोई ट्वीट करता है, कोई कुछ पोस्ट डालता है और उसको लेकर के आपस में वाद विवाद जो है वो हो जाता है, कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, ठीक। तो यहां पर क्या ये अचानक से ऐसा हो गया कि बस पीएम मोदी ने लक्षद्वीप के फोटोज डाल दिए और वहां से लोग इतना चिढ़ गए, है ना, इतना उनको दिक्कत हो गई कि उन्होंने पीएम मोदी के लिए डेरोगेटरी बातें बोलना शुरू कर दिया, अभद्र टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। मैं उन लोगों पर भी आऊंगा। बॉयकॉट इंडिया, बॉयकॉट मालदीव्स वाला जो कैंपेन है, हम उस पर भी आएंगे, ठीक है। इंडिया आउट कैंपेन पर भी मैं आपको लेकर के चलूंगा। लेकिन मैंने कहा ना, किसी भी मुद्दे को पूरा ढंग से समझना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, ताकि हमें पूरी बात समझ में आए, वरना आधा अधूरा ज्ञान रह जाएगा और आपको पूरी जानकारी होगी नहीं। देखिए, अगर आप इस मुद्दे को देखेंगे ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे हाँ सिर्फ एक फोटो अपलोड किया गया और वहां से क्या कर दिया गया, ट्वीट कर दिया गया, उसको लेकर के इतना बवाल हो गया, ठीक है। प्रेजेंट तो यही है, वर्तमान तो यही है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है ना, मतलब इसका जो इतिहास है, वो इतिहास किस में चला जाता है, वो इतिहास चला जाता है जो मालदीव्स की पॉलिटिक्स है, वहां की जो राजनीति है, इसका इतिहास चला जाता है कि वहां पर चीन की जो उपस्थिति है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, चाइना का जो प्रभाव है, उस पर चला जाता है कि भाई चीन वहां पर पहुंचा, वहां की पॉलिटिक्स चेंज हुई, राजनीति बदली, गवर्नमेंट चेंज हुई और उससे ये सारी कहानियां होना शुरू हो गई। तो मैं जल्दी से बहुत ब्रीफ में आपको बताता हूं थोड़ी सी कुछ चीजें। आपने
अगर ये पूरी खबर पढ़ी होगी, ये पूरी न्यूज पढ़ी होगी, तो यहां पर एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिनका नाम है अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम, यामीन अब्दुल गयूम। अब आप सोच रहे होंगे ये है कौन, ठीक है, आपने हो सकता है न्यूज में जो नाम सुना हो वो सिर्फ अब्दुल्ला यामीन का नाम सुना हो, ठीक। अब्दुल्ला यामीन जो है वो आज इनको कह सकते हो कि ये मालदीव के एक्स प्रेसिडेंट हैं, यानी कि पहले ये मालदीव के राष्ट्रपति, मालदीव के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब इन्होंने चुनाव लड़ा था, इन्होंने इलेक्शन लड़ा कब? 2013 में, 2013, ठीक है। किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? मैं पार्टी भी आप लोगों को बता देता हूं, पार्टी है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। अब होता यह है कि जब इन्होंने 2013 में इलेक्शन लड़ा, जब चुनाव लड़ा ना, तो उसी चुनाव में इन्होंने एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को यूज किया, भारत विरोधी भावनाओं को चुनाव लड़ने में क्या किया? उसका उपयोग किया, उसका इस्तेमाल किया, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। ये जो भावना है ना, ये जो फीलिंग है कि इंडिया को लेकर के ऐसी चीजें आखिर वहां पर डेवलप कैसे हुई, तो ये यहां से 2013 से ये बात शुरू होती है। चुनाव लड़ते हैं ये अब्दुल्ला यमीन, और उसी टाइम पर ये क्या करना शुरू करते हैं? ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को यूज करना शुरू करते हैं, ठीक। आगे कुछ चीजें और हैं इसमें। आगे अगर आप देखोगे 2010 में, अच्छा मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि 2013 में ये इलेक्शन लड़े थे, 2013 में ये इलेक्शन जीते, और ये कब तक रहे? 2018 तक रहे। और अब्दुल्ला यमीन के बारे में ये चीज जान लीजिए, इनकी पार्टी के बारे में ये चीज जान लीजिए कि अब्दुल्ला यमीन जो हैं ये एक तरीके से प्रो चाइना, इनकी पार्टी का जो स्टैंड है ना वो प्रो चाइना है, चाइना को सपोर्ट करने वाले हैं, एंटी इंडिया प्रो चाइना, मतलब इंडिया से बहुत ज्यादा इनको मतलब नहीं रखना है, इन्हें ज्यादा मतलब किसके साथ रखना है? चाइना के साथ रखना है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रख करके चलिएगा, ठीक। ये प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का स्टैंड है, दे आर प्रो चाइना, ठीक है। इंडिया की उपस्थिति, इंडिया की प्रेजेंस उतनी ज्यादा इनको अच्छी लगती नहीं है। 2013 से 2018 इनका टेन्योर है। अब इसी टाइम पर देखिए 2017 में क्या हो जाता है? मालदीव्स जो है चाइना के साथ क्या कर लेता है? एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेता है। इन्हीं का टाइम चल रहा है, तो 2017 में आकर के ये चाइना के साथ क्या कर लेते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि दो देश एक दूसरे के साथ एक ऐसा समझौता करते हैं कि जो व्यापार होगा ना उसमें जो टैक्स वगैरह लगाया जाता है वो टैक्स या तो नहीं लिया जाएगा या बहुत कम लिया जाएगा, जिससे व्यापार और ज्यादा, ट्रेड जो है वो और ज्यादा हो सके, आसानी से हो सके, ठीक है। तो एफटीए हो जाता है 2017 में, ठीक। अब 2018 में ये बाहर हो जाते हैं, ठीक है। 2018 में जब फिर से चुनाव होता है तो 2018 में फिर से चुनाव होने पर कौन जीतता है? यहां पर गवर्नमेंट बनती है इब्राहिम सोलिह की। इब्राहिम सोलिह जो हैं वो 2018 में जीत जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, और अब्दुल्ला यमीन जो है वो किस में चले जाते हैं? ऑपोजिशन में, ठीक। ऑपोजिशन पार्टी हो गई अब ये क्या करना शुरू करते हैं? अब ये कहानी गढ़ना शुरू करते हैं, इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू करते हैं। कैसे? मैं बताता हूं आपको। देखिए 2010 में इंडिया ने मालदीव को क्या दिए थे? ध्रुव हेलीकॉप्टर्स दिए थे। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स किस लिए दिए गए थे? ताकि वहां पर जो बचाव है, राहत है, इन सब के कामों में उन ध्रुव हेलीकॉप्टर्स का क्या किया जा सके? इस्तेमाल किया जा सके। ये उन ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की उपस्थिति को क्या कहते हैं? ये कहते हैं, जब ये हार जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो ये कहते हैं इंडिया मालदीव्स के अंदर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है।
है ना, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है, वहां पर जो ट्रूप्स वगैरह हैं, हमारे आर्मी के जो लोग हैं जो वहां पर इनकी सहायता करने के लिए हैं, उनको कहते हैं कि ये इंडिया क्या कर रहा है, यहां पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। ठीक, एक तो ये फैक्टर आ जाता है। दूसरी चीज क्या होती है कि इब्राहिम सोलिह की जो गवर्नमेंट है ना, वो भारत के साथ कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स करती है जो एग्रीमेंट्स वहां की पार्लियामेंट में, वहां की संसद में डिस्कस नहीं किए जाते। तो ये बात आ जाती कि भाई ये गोपनीय समझौते क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इश्यू बनना शुरू होता है, और साथ ही साथ भारत पर ऑपोजिशन पार्टीज ये आरोप लगाना शुरू करती हैं कि भारत जो है मालदीव्स के जो एक तरीके से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो घरेलू वहां की राजनीति है, उस घरेलू राजनीति में क्या कर रहा है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा एक बिल्डअप है। 2013 से कहानी शुरू हो रही है, जब तक चुनाव में रहे चाइना को इन्होंने फेवर किया, जब तक ये जीते रहे। 2018 में ये बाहर हो जाते हैं, फिर इनको जेल हो जाती है ना, करप्शन के केस में अब्दुल्ला यामीन जो है वो जेल में भी गए। 2021 में बाहर निकल करके आए, और जब 2021 में बाहर निकल करके आते हैं तो 2021 में बाहर आकर के ये कैंपेन शुरू करते हैं जिसे कहते हैं इंडिया आउट कैंपेन। क्या कहते हैं, इंडिया आउट कैंपेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इन सब बातों को समझिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ट्वीट हुआ और उसके खिलाफ क्या हो गए, ट्वीट हो गए। ये जो बात चल रही थी ना, ये जो चीजें पनप रही थी, काफी टाइम से पनप रही थी। अब देखिए इब्राहिम सोलिह जो 2018 में जीते, 2023 तक, 2023 तक ये प्रेसिडेंट रहे, लेकिन 2023 में सोलिह की गवर्नमेंट चली गई। और अब आकर के कौन बनते हैं, मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा, मोहम्मद मुइज्जू। ये वहां के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, 2023 में ये प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, इनकी पार्टी का नाम है पीपल्स नेशनल कांग्रेस। और आप कह सकते हो अब्दुल्ला यमीन की जो पार्टी है ना, उसके साथ कोalition की इनकी पार्टी थी, मतलब गठबंधन बना करके इन्होंने क्या किया था, इलेक्शन लड़ा था। तो मतलब विचारधारा वही है, जो अब्दुल्ला यमीन और उनकी पार्टी की विचारधारा है, वही विचारधारा किसकी है, मोहम्मद मुइज्जू की। तो ये तो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये 2023 में क्या हो गए, चले गए। और जो लोग 2018 से पहले इंडिया के अगेंस्ट चीजों को स्टार्ट कर रहे थे, भारत विरोधी भावनाओं को जन्म दे रहे थे, वो 2023 में एक बार फिर से पावर में आ गए। तो फिर से ये जो इंडिया आउट कैंपेन है, इसको हवा मिलना शुरू हो गई। तो मुझे लगता है शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि ये बात सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं है, बल्कि इसमें कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, खबर ये थी। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे ये होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि लक्षद्वीप जाकर के मोदी जी क्या करते हैं, ट्वीट करते हैं, उसको लेकर के मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स क्या कर देते हैं, उसको कमेंट उस पर करना शुरू कर देते हैं, उस पर अपना रिप्लाई देते हैं। ठीक है, अब अगर आप बात करोगे कि इसमें कौन कौन लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो कौन कौन लोगों की अगर बात होगी तो यहां पर देखिए मालशा शरीफ, मरियम शियूना और अब्दुल्ला महजूम माजिद, ये तीन वहां के आप कह सकते हो मिनिस्टर्स हैं। इन्होंने ट्वीट किए। ठीक, और इसमें भी आप याद रखेंगे कि जो डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं वो मरियम शियूना, ठीक है, मरियम शियूना को अगर आप देखेंगे तो मरियम शियूना ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के अभद्र टिप्पणियां की। सरकार ने वहां की क्या किया, सरकार ने कहा कि भाई देखिए ये इन कमेंट्स से, इन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड चीजें नहीं है, हमने नहीं कहा था उनसे ऐसा करने के लिए, ये उनके अपने पर्सनल व्यूज हैं और हम इससे सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है,
हम ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करते। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था, उन्होंने एक प्रेस रिलीज इशू की और प्रेस रिलीज इशू करके क्या बता दिया कि भाई ये जो भी कमेंट्स किए गए हैं ये मालदीव की सरकार इनका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती है, ठीक। आगे क्या होता है, आगे वहां की सरकार क्या कर देती है, उन तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है कि देखिए हमने क्या कर दिया, इस पर एक्शन ले लिया, ठीक, हमने अपना काम कर दिया, ठीक है। अब वहां पर जो हुआ वो तो ठीक है, इसका रिस्पॉन्स आता है इंडिया में सोशल मीडिया पर। जैसे ही लोगों को यह पता चलता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो वहां पर जो हुआ उसका रिएक्शन हमें इंडिया में देखने को मिलता है। और इंडिया में रिएक्शन क्या था, इंडिया में ट्रेंड करने लगता है बॉयकॉट मालदीव्स। कई सारी हमारी सेलिब्रिटीज, ठीक है, कई सारे हमारे स्पोर्ट्स के जो वेल नोन फेसेस हैं वो इसको कहने लगते हैं कि मालदीव्स को क्या करिए, बॉयकॉट करिए। और बॉयकॉट मालदीव्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्या करने लगता है, ट्रेंड करने लगता है। और इसमें ध्यान रखेंगे ईज माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप और कुछ और कंपनीज ने मालदीव्स की अपनी बुकिंग्स क्या करना शुरू कर दी, कैंसिल करना शुरू कर दी, ठीक। तो उन्होंने कुछ किया, उसका रिएक्शन कहां पर आया, इंडिया में आया। लेकिन अगर आप सरकार के स्तर पर देखोगे ना, गवर्नमेंट के लेवल पर देखोगे, तो गवर्नमेंट्स के लेवल पर चीजों को एस्केलेट नहीं किया जाता है, बातों को बढ़ाया नहीं जाता है, बातों को सुलझाने की कोशिश होती है। तो दोनों ही गवर्नमेंट्स बातचीत कर रही हैं, इस मसले को सुलझाने का प्रयास हो रहा है। और सुनिए, आज सुबह सुबह की खबर है कि क्या हुआ है, इजराइल इस मामले में कूद पड़ा है। क्योंकि ये जो मैंने आपको मिनिस्टर्स यहां पर बताए थे ना, ये जो मरियम शिवना है, इन्होंने वहां पर अपने ट्वीट में इजराइल को थोड़ा सा मेंशन किया था। तो इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने लक्षद्वीप के फोटोज क्या किए हैं, ट्वीट किए हैं, ठीक है, एक्स पर डालें। तो इसका मतलब वो भी थोड़ा सा इस मामले में कूद चुके हैं। तो ये तो देखो पूरी बातें मैंने आपको क्या बताया कि भैया पॉलिटिक्स क्या है, किस तरीके से वहां की राजनीति काम कर रही है, मालदीव्स की पॉलिटिक्स काम कर रही है, क्या इंसिडेंट हुआ था, क्या घटना हुई थी, ये सारी चीजें हमने देखी। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे इस बारे में कि ये इंडिया आउट कैंपेन आखिर है क्या। मैंने आपको बताया कि अब्दुल्ला यमीन, नाम याद रखिएगा, अब्दुल्ला यमीन, ठीक है। अब्दुल्ला यमीन 2018 तक 2018 तक प्रेसिडेंट रहे। जब ये राष्ट्रपति के पद से हटे तो 2019 में इनको जेल भेज दिया गया करप्शन के चार्जेस पर। और बाहर निकल करके कब आए, 2021 में। और जब ये 2021 में बाहर निकल करके आए तो इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दिया। मतलब भारत को मालदीव से क्या करिए, निकालिए। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखो इब्राहिम सोली की जो सरकार है ना भाई, 2021 में तो इब्राहिम सोली की गवर्नमेंट थी। तो इब्राहिम सोली की गवर्नमेंट क्या कर रही है, मालदीव की स्वतंत्रता को और सुरक्षा को भारत के द्वारा यूज करने दे रही है। भारत जो है, इंडिया जो है, मालदीव्स को क्या कर रहा है, अपने इंटरेस्ट के लिए यूज कर रहा है। ऐसा एक नैरेटिव, ऐसा एक मतलब माहौल बनाने की क्या होती है, कोशिश होती है। और उसी को क्या कहा गया, इंडिया आउट कैंपेन का नाम दिया गया। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें चीन की क्या भूमिका है, क्योंकि देखो जैसे आपने कुछ अगर चीजें नोटिस की हो ना, हमारे नेपाल के साथ मतभेद शुरू हो गए। नेपाल जो जिसके साथ हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे, उसके साथ हमारे रिलेशंस जो है वो खराब होना शुरू कर गए। उसने देखा काला पानी का इशू जो है वो बना दिया कि नहीं, ये एरिया जहां पर हमेशा से इंडिया का कब्जा था वो एरिया हमारा है। क्यों, चाइना की प्रेजेंस। देखो चाइना का एक सीधा सा अगर आप फंडा देखोगे, चाइना ने एक तरीके का इनिशिएटिव शुरू किया जिसे कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मतलब एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसमें वो क्या कर रहा है, इंडियन ओशन से होकर के कई सारे पोर्ट्स वगैरह बना रहा है जो उसके अपने बनाए हुए हैं, रोड्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ट्रेड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को याद रखिएगा। अब चाइना ने, जब आप ध्यान रखोगे कि जो एमडीपी है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, एमडीपी, एनडीपी मतलब इब्राहिम सोली की गवर्नमेंट है। एमडीपी ने कौन सी पॉलिसी अपनाई, इंडिया फर्स्ट। मतलब इब्राहिम सोली की गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी क्या थी, उनका चीजें क्या थी, उनका चीज थी कि भैया भारत हमारे लिए सबसे पहले है। लेकिन अब्दुल्ला यमीन, ठीक है, उनका क्या था, नहीं, चाइना फर्स्ट। तो होता यह है कि चीन, पैसा है उसके पास, इकोनॉमी स्ट्रांग है, इकोनॉमी मजबूत है, तो चीन क्या करता है, चीन मालदीव्स में खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जब चीन खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करता है तो उससे वहां पर चीन की जो प्रेजेंस है, चीन की जो उपस्थिति है वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। और सीधी सी बात है, देखो किसी भी पड़ोसी देश में अगर चाइना की प्रेजेंस मजबूत होना शुरू हो जाएगी, आप देख रहे हो कि वो एक छोटा सा देश है, उस छोटे से देश में खूब सारा पैसा चाइना लगा रहा है, कर्जा ही तो है। आप ये भी सोच रहे हो कि ये देश वो कर्जा वापस कैसे करेगा, भाई कर्जा अगर दे दिया, डेट अगर दे दिया गया है, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चाइना उनके डिसीजंस को, उनकी पॉलिसीज को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये इंडिया की कंसर्न बन रही थी। मैंने आपको बताया ना 2017 में एफटीए हो गया था, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया था, चाइना मालदीव्स को क्या कर रहा था, डेट दे रहा था कि आप ये सब चीजें बनाइए, हम आपको पैसा दे रहे हैं। ठीक, इससे दिक्कत। अब जो एमडीपी है, इब्राहिम सोली की गवर्नमेंट की, उनकी जो पार्टी है, उसका तो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है। ऑपोजिशन पार्टीज का यह कहना था, जो अभी पावर में आए हैं, इनका यह कहना था कि देखो चीन जो है हमारे लिए ज्यादा डिपेंडेबल, ज्यादा प्रॉफिटेबल पार्टनर होगा, ज्यादा निर्भर हो सकते हैं हम उस पर, और ज्यादा हमें क्या मिल सकती है, उससे फायदा मिल सकता है। तो चाइना का भी यहां पर एक रोल है कि चीन ने यहां पर काम करना अपना शुरू किया। अब आते हैं, हुआ चुनाव, और चुनाव के परिणाम क्या हुए। मैंने आपको बताया 2023 में चुनाव होता है, मोहम्मद मोइजू जो है वो क्या बन जाते हैं, वहां के एक तरीके से आप कहोगे प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब देखो ये इंडिया के लिए एक तरीके का सेटबैक है कि इंडिया के सपोर्ट में जो पार्टी है वो हार जाती है, और जो पार्टी चाइना को सपोर्ट कर रही है वो पार्टी क्या हो जाती है, जीत जाती है। तो 2023 का जो चुनाव था, वहां पर जो गवर्नमेंट चेंज हुई, ये इंडिया के लिए आप कह सकते हो एक तरीके से सेटबैक है। अब चुनाव के बाद कुछ चीजें होती हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2023 के चुनाव के बाद क्या चीजें होना शुरू हुई। देखिए सबसे पहले तो किरण रिजिजू, मिस्टर किरण रिजिजू, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हैं, जब वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाता है और स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है, ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो कौन पहुंचता है, किरण रिजिजू पहुंचते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या होती है कि मालदीव्स की एक हिस्ट्री रही है, एक इतिहास रहा है कि जब भी कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो वो पहली जो विजिट होती है वो इंडिया को करता है, क्योंकि इंडिया उनका भैया दोस्त है, अच्छे रिश्ते, अच्छे संबंध हैं। लेकिन मोहम्मद मुइज्जू क्या करते हैं, वो इंडिया ना आकर के अपनी पहली विजिट कहां रहती है उनकी, टर्की की, टर्की जाते हैं, इंडिया नहीं आते। ठीक, तो यहां से हमें समझ में आने लगता है कि चीजें जो है वो गड़बड़ाएंगी। दूसरी चीज क्या हुई, मालदीव्स ने कहा इंडिया से, रिक्वेस्ट किया कि आप अपने जो ट्रूप्स हैं, आप अपने जो मिलिट्री पर्सोनेल्स हैं, उनको यहां से क्या कर लीजिए, विड्रॉ कर लीजिए, हटा लीजिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि हमारे सेना के जवान वहां पर रहते हैं, किस लिए, इवैक्यूएशन के लिए, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, आप इनको ले जाओ यहां से, हम अपनी चीजें खुद से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज आ गई। इसके बाद
अगर आप देखोगे तो इसके बाद मैं कुछ चीजें और बताऊं आपको। मिलिट्री पर्सोनेल्स को हटाने के अलावा आप अगर देखोगे ना, एक एनएसए लेवल की मीटिंग होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की एक मीटिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। क्या कहते हैं? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये नाम याद रखिएगा। अब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव होता है जिसमें भारत, श्रीलंका, मॉरिशस ये सब पहुंचते हैं, लेकिन उसमें मालदीव्स नहीं पहुंचता है। यानी कि एक और हिंट दिया कि हम इंडिया से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। इसके अलावा आप देखोगे 2019 में, 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब मालदीव्स गए थे तो वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको कहते हैं हाइड्रोग्राफी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। हाइड्रोग्राफी कोऑपरेशन अग्रीमेंट हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं हाइड्रोग्राफी क्या होती है। हाइड्रोग्राफी का सीधा सा मतलब है कि मालदीव के आसपास का जो पानी है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मालदीव के आसपास का जो पानी है, उस पानी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी संरचनाएं हैं, उनको क्या करना, उनकी सर्वेइंग करना, उनको स्टडी करना। इससे बैदीमेट्रिक स्टडीज भी कहा जाता है। बैदीमेट्रिक स्टडीज या हाइड्रोग्राफिक सर्वे कह सकते हो। 2019 में एग्रीमेंट हुआ था, 5 साल के लिए हुआ था। 2024 में इसे रिन्यू होना है, लेकिन मालदीव्स ने पहले ही इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम इसे रिन्यू नहीं करेंगे, हम इस अग्रीमेंट को टर्मिनेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, हमें जो भी सर्वे वगैरह करना होगा वो हम खुद से कर लेंगे। ठीक, तो अब ये सारी चीजें क्या दर्शा रही हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या बता रही हैं? ये सारी की सारी चीजें बता रही हैं कि हां, मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है उसका इंडिया को लेकर के स्टैंड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। ठीक, तो मुझे लगता है शायद आप लोगों को बातें कुछ हद तक समझ में आई होंगी। अब मैं थोड़ा सा कुछ और चीजें यहां पर आपको बताता हूं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर बात हो रही है इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस की। इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस में अगर आप देखोगे तो 2021 यानी कि 2021 में इंडिया मालदीव्स का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बना। तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कब बना? 2021 में बना। इस चीज को याद रखना है। इसके अलावा भारत और मालदीव के बीच में अगर आप देखोगे तो एक सुरक्षा को लेकर के एक अग्रीमेंट है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर डिफेंस, यानी कि सुरक्षा को लेकर के व्यापक कार्य योजना। तो यह भी रिश्तों की प्रगाढ़ता को, मजबूती को दर्शाता है। इसके अलावा इंडिया और मालदीव्स जो हैं वो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं, सैन्य अभ्यास भी होते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होते हैं। जैसे इसमें आप एक्यूवेरिन का नाम यूज कर लीजिए, एक्यूवेरिन, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखोगे जैसे ऑपरेशन शील्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो एक्यूवेरिन है, ऑपरेशन शील्ड जो है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो भारत, वहां पर एक एटॉल है, उस एटॉल का नाम अगर आप देखोगे उथुरु थिलाफल्हु, ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं यूटीएफ। एटॉल मतलब कोरल से बना हुआ एक आइलैंड होता है। तो इस यूटीएफ में इंडिया क्या कर रहा है, वहां पर जो तट रक्षक होते हैं ना, कोस्ट गार्ड होते हैं, उन कोस्ट गार्ड्स के लिए एक नया बेस बना करके दे रहा है। ठीक है, एक नया बेस बना करके दे रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक प्रोजेक्ट है जिससे हम कह रहे हैं ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को अगर आप देखोगे, भारत की, इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है एफकॉन्स। क्या नाम है? एफकॉन्स।
ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को वहां पर इंप्लीमेंट कर रही है। भारत क्या कर रहा है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। भारत फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। 2023 में इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, एक समझौता हुआ था, जिसे कहते हैं ओपन स्काईज अग्रीमेंट। ओपन स्काईज अग्रीमेंट, ये क्या है ओपन स्काईज एग्रीमेंट? कि भाई आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। मालदीव जाने के लिए आपको पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप वहां पहुंचे आपको वीजा मिल जाएगा। और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से हुआ कि 2023 में मालदीव जितने भी टूरिस्ट पहुंचे, जितने भी पर्यटक पहुंचे, उनमें सबसे ज्यादा लोग कहां के थे? इंडिया के थे। तो इंडिया भैया आपका ट्रेड पार्टनर है, आप यहां पर देख रहे हो, इंडिया आपका तीसरे सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इंडिया आपके यहां पर डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक, आपको कोस्ट गार्ड बेस बना करके दे रहा है, ये प्रोजेक्ट आपका इंप्लीमेंट कर रहा है, टूरिस्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जब भी मालदीव को जरूरत हुई है, जब भी मालदीव को रिक्वायरमेंट हुई है, तो इंडिया वहां पर खड़ा रहा है। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे एक नाम आता है ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस कब का है? याद रखेंगे, ऑपरेशन कैक्टस है 1988 का। क्या था ये? वहां पर एक मिलिट्री कू हो रहा था, मतलब वहां की सेना तख्ता पलट करने की कोशिश कर रही थी, तो भारत ने अपनी सेना भेज करके उस काम को रोका था। एक तो ये चीज है। दूसरा याद रखेंगे ऑपरेशन नीर। ऑपरेशन नीर, ये ऑपरेशन नीर कब का है? 2014। आप में से कुछ लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ने के थोड़ा शौकीन हो तो जानते होंगे 2014 में मालदीव्स में वाटर क्राइसिस हुआ था, और उस वाटर क्राइसिस के टाइम पर इंडिया ने मालदीव की मदद की थी। इसके अलावा आप देखोगे ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी, ये ऑपरेशन संजीवनी क्या है? ये कोविड के टाइम पर हुआ था। इंपॉर्टेंट इसेंशियल जो मेडिसिन वगैरह हैं, वो मेडिसिन क्या की गई थी? मालदीव्स को पहुंचाई गई थी। तो भारत, इंडिया ने मालदीव्स की जितनी हेल्प हो सकती थी उतनी हेल्प की है। बट दिक्कत यह है कि वहां की जो राजनीति है, चीन का जो इन्फ्लुएंस है, चीन के अपने जो इंटरेस्ट्स हैं, है ना, इन सब चीजों की वजह से आज इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशंस हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो टूट गए हैं। हां, तनाव जरूर है। और देखिए, डिप्लोमेटिक चीजें हैं, कूटनीतिक चीजें हैं, तो इनको उसी तरीके से क्या किया जाएगा? सुलझाया जाएगा। ठीक, हम सोशल मीडिया पर जो चीजें देखते हैं वो अलग होती हैं। वहां बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन जब ऑफिशियल चैनल्स में बात होती है ना, तो उस तरीके से बात नहीं होती। आपने देखा वहां की जो गवर्नमेंट है, जिन मिनिस्टर्स ने वो कमेंट्स किए, वो ट्वीट्स किए, उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया, ट्वीट्स वगैरह डिलीट करा दिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया कि यहां पर गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, हम इस चीज को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, ऑफिशियल चैनल्स में बात हो रही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इस चीज को क्या कर लिया जाएगा? रिजॉल्व कर लिया जाएगा, क्योंकि इंडिया की एक पॉलिसी है, इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि हमारे पड़ोसी हमारे लिए सबसे पहले हैं। क्योंकि एक चीज होती है कि अगर आपका पड़ोस जो है ना, आपके आस पड़ोस के लोग जो हैं वो शांति प्रिय होंगे, उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, तो आप सुकून से अपना काम कर सकते हो। बट दिक्कत क्या है? चाइना के जो इंटरेस्ट्स हैं वो हमारे अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो चाइना पूरी कोशिश करेगा कि इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस जो हैं वो क्या हो? खराब हो। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन इस इंडिया मालदीव्स के डिस्प्यूट को लेकर के, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस कैसे हैं, मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है आप लोगों को? इस वीडियो को
लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं फिर से बता दूं, देखो करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, हर दिन 10 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो आती है, ठीक है। आरओ एआरओ हिंदी की क्लास अभी 11:30 बजे आरओ एआरओ हिंदी की क्लास आएगी। कल पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास है, ठीक है। शाम को 6:45 PM 6:45 पर हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स कोर्स, प्रीलिम्स एससीपी, ठीक है। प्रीलिम्स एससीपी ये हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है। एक बार फिर से कहूंगा कि ये टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी पीडीएफ्स हैं आपको यहीं पर मिलेंगे। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, यहां पर भी हम काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे।